लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी बी से पढ़ेंगे धूल। लेखक हैं रामविलास शर्मा जी और रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर लेखक ने धूल का वर्णन किया है और उन्होंने यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि धूल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और लोग इससे अनभिज्ञ हैं। खास करके लेखक ने यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक ग्रामीण संस्कृति और एक शहरी संस्कृति में कितना अंतर होता है और ग्रामीण परिवेश के लोग धूल को स्वीकार करते हैं और धूल को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं और धूल से प्रेम करते हैं। परंतु जो शहर के लोग होते हैं, शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं, वो धूल से घृणा करते हैं, धूल से नफरत करते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि धूल ही हमारे जीवन का सर्वस्व है और हमारा ये शरीर भी तो धूल और मिट्टी से ही बना हुआ है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: अग्नि, जल, वायु, मिट्टी और लोहा। तो इस धूल से कैसी नफरत? हमारा ये तन, हमारा ये शरीर तो धूल से बना हुआ है। और यहाँ पर जब लेखक इस पाठ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। एक कवि की पंक्तियों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो हीरा है वो सच्चा हीरा वो बालक है जो कि धूल में खेलता है, जो कि धूल से सना हुआ है, जिसके शरीर पर धूल लगी हुई है, और वही बच्चा सच्चा हीरा है और वो हीरे को भी फेल कर देता है। और लेकिन शहर के लोग इसके विपरीत हीरा को साफ सुथरा चमकता हुआ लेना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सच्चा हीरा तो वो बालक है जो कि धूल में खेलता है और जिसके तन पर धूली लगी हुई होती है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के शरीर में भी जब धूली लगती है तो श्री कृष्ण की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार से लेखक ने ग्रामीण संस्कृति की यहाँ पर व्याख्या की है कि ग्रामीण संस्कृति किस प्रकार से अनुकरणीय है, क्योंकि वहाँ के लोग धूली को अपने जीवन में अपनाते हैं और उससे प्रेम करते हैं। ग्रामीण संस्कृति के लोग अपने बच्चों को धूली में खेलने के लिए, धूल में खेलने के लिए छोड़ देते हैं और बच्चा पूरी तरह से खेलता है धूल में और वो बच्चा मजबूत बनता है और वो बच्चे की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। लेकिन शहर के लोग अपने बच्चों को धूल में खेलने नहीं देते हैं, वो धूल से नफरत करते हैं और ये कहते हैं कि धूल उनके तन पर नहीं लगना चाहिए या उनके कपड़ों पर नहीं लगना चाहिए, बल्कि ये अनुचित है। लेखक की दृष्टिकोण से ये अनुचित है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह भी दिखलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से शहर के लोग बहुत सारी चीजों से वंचित रहते हैं, जैसे कि वो धूली में अपने बच्चों को खेलने से वंचित रहते हैं, वो धूल के स्पर्श से वंचित रहते हैं, वो गोधूली बेला से वंचित रहते हैं। शहर के लोग क्या जाने कि गोधूली बेला क्या होती है। किसी ने तो ये भी लिख डाला था कि गोधूली बेला का ये आमंत्रण स्वीकार करें, अर्थात गोधूली बेला जब सुबह और शाम के बीच का समय, जब सूर्यास्त का समय होता है और उस समय जब गाय वापस घर को आती है तो अपने पैरों से जो धूली उड़ाती है उसे कहते हैं गोधूली बेला। लेकिन ये दृश्य शहर में कहाँ, शहर में ये दृश्य लोग देखने के लिए तरस जाएंगे, परंतु ये गोधूली तो सिर्फ गांव की संस्कृति में ही लोग देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, उस सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि किस प्रकार से धूली या धूल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई योद्धा जब युद्ध करने जाता है, जब कोई सैनिक युद्ध करने जाता है तो वो इस धूल को अपने माथे पर तिलक लगाता है और जब वह युद्ध से विजयी होकर आता है तो फिर अपनी धरती को वो प्रणाम करता है, अपनी धरती से पुनः तिलक लगाता है। एक सती इस धूल को अपने माथे से लगाती है। और जो अखाड़े की मिट्टी होती है उसका भी वर्णन किया गया है कि अखाड़े की मिट्टी किस प्रकार से पवित्र होती है, क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी होती है, वो जो अखाड़े वहाँ पर खेले जाते हैं तो वो तेल से सनी हुई होती है और किस प्रकार से वो शुभ
शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धूल पाठ में विभिन्न रूप में लेखक ने धूल के महत्व का वर्णन किया है कि एक बच्चे की सुंदरता धूल से बढ़ती है, एक बच्चा धूल में खेलकर ही मजबूत होता है, एक सती जो है वो अपने माथे से धूल को लगाती है, एक वीर योद्धा, एक सैनिक धूल को, अपनी मातृभूमि को, धूल को अपने माथे से लगाता है, उसे प्रणाम करता है। और श्रद्धा, भक्ति और स्नेह के रूप में धूल हमारे सामने प्रस्तुत होता है, धूल हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक ग्रामीण संस्कृति और एक शहरी संस्कृति में अंतर है, किस प्रकार से शहर की संस्कृति में लोग धूल के महत्व से अनजान होते हैं और धूल से नफरत करते हैं, जबकि धूल से ही मानव का जीवन बना हुआ है, मानव का शरीर बना हुआ है और धूल से ही हमें अन्न मिलता है खाने के लिए, हमारा भरण पोषण भी धूल से ही होता है। तो धूल से इतनी घृणा क्यों? शहरी क्षेत्र में अगर किसी के तन पर अगर धूल लग जाए तो वो इसका तिरस्कार करते हैं, इसका अनादर करते हैं, परंतु वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर लोगों के तन पर धूल लग जाए तो वो इसे अपना सौभाग्य समझते हैं। लोग खेती करते हैं, वो कीचड़ में सनकर बच्चों को जमीन पर खेलने के लिए छोड़ देते हैं, परंतु शहर में ऐसी स्थिति कहाँ? शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो धूल को नफरत की दृष्टि से देखते हैं और यही अंतर है कि गांव की संस्कृति और शहर की संस्कृति। गांव की संस्कृति को उन्होंने समर्थन देने का प्रयास किया है और यह जागरूक करने का प्रयास किया है कि हमें धूल से प्रेम करना चाहिए क्योंकि हमारा अस्तित्व धूल से ही है। शहरी संस्कृति में लोगों को धूल को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और धूल के महत्व को समझना चाहिए। एक शहरी बालक और एक ग्रामीण बालक में क्यों अंतर होता है? क्योंकि वो गांव का बालक वो मिट्टी में सना हुआ रहता है, मिट्टी में खेला हुआ रहता है और वो मजबूत रहता है, परंतु एक शहर का बालक बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि शहर का बालक बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कोमल होता है, क्योंकि बचपन से ही उसे ऐसी परवरिश डाली जाती है, उसे इसी माहौल में रखा जाता है, उसे धूल से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रखा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव का जो बच्चा होता है, गांव का जो बालक होता है वो हष्ट पुष्ट और मजबूत होता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक होती है क्योंकि वो अपनी मातृभूमि, वो अपनी मिट्टी और अपनी धूल से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि धूल क्या है। धूल, मिट्टी की आभा को धूल कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे देह और प्राण में जो संबंध होते हैं उसी प्रकार से मिट्टी और धूल का संबंध है। मिट्टी की आभा धूल होती है और जो शहर के लोग होते हैं वो हीरा को साफ सुथरा तरासा हुआ पसंद करते हैं, परंतु लेखक ने कहा है सच्चा हीरा तो वह बालक है जो कि धूल में खेलता है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। जो सच्चे हीरे के पारखी होते हैं उस बालक को ही हीरा मानते हैं और लेखक भी उस बालक को ही हीरा मानते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने धूल के महत्व पर प्रकाश डाला है कि धूल तिरस्कार करने की चीज नहीं है, बल्कि धूल हमारे जीवन का आधार है, धूल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और धूल के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए धूल से हमें प्रेम करना चाहिए। शहरी संस्कृति में धूल के जो महत्व से अनभिज्ञ हैं उन्हें भी ये सच्चाई जाननी चाहिए कि धूल हमारे लिए कितना जरूरी है और धूल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। धूल श्रद्धा, भक्ति और स्नेह का प्रतिबिंब है। धूल हमारा आधार है, धूल से ही हमारा जीवन है। इसीलिए हमें धूल से नफरत नहीं बल्कि धूल से प्रेम करना चाहिए। और दूसरी तरफ इस पाठ में एक ग्रामीण संस्कृति का समर्थन करते हुए लेखक ने
एक सुंदरता का वर्णन किया है, गाँव की कुछ ऐसी सुंदरता का वर्णन किया है जैसे गोधूली बेला का वर्णन, जैसे धूल में खेलते हुए बच्चे का वर्णन, जिससे कि शहर के लोग बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं और उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो धूल के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर धूल के महत्व को समझाने का प्रयास किया है और हमें धूल से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया है। आशा है बच्चों आप लोग इस पाठ का अर्थ समझे होंगे। धन्यवाद।